चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमें दो पार्ट देखना होता है। पहला पार्ट होता है सेल वाला और दूसरा पार्ट होता है कंडक्टेंस से रिलेटेड, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंडक्टेंस से रिलेटेड। पहला पार्ट होता है सेल वाला। पहले हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कंडक्टेंस, किसी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस से रिलेटेड। अच्छा, सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं? तो कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। पहला बोला जाता है गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहले इनमें डिफरेंस क्या है इसकी बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? पहला पॉइंट तो डिफरेंस का ये आता है कि गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ उसका उल्टा होता है। तो एक आप टेबल बनाएंगे जिसमें डिफरेंस लिखेंगे, गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक डिफरेंस वाला टेबल। यहाँ गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मैं इधर वाली चीज़ें लिख रहा हूँ, उधर वाली चीज़ें आप खुद से लिख लेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जबकि इसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो गया। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो अपने आप होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अपने आप होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जबकि यहाँ पे अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज फोर्स्ड टू टेक प्लेस। A non-spontaneous chemical reaction is forced to take place with the help of external source. और वो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? तो वो एक्सटर्नल सोर्स होता है बैटरी। एक बैटरी के हेल्प से हम लोग एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को फोर्स करते हैं होने के लिए। तो ये तो ये 3 पॉइंट ऑफ बेसिक डिफरेंस हो गया गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब हम लोग पहले बात करेंगे गैल्वानिक सेल की, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। पहले अब हम लोग गैल्वानिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालना है गैल्वानिक सेल, और गैल्वानिक सेल का मतलब एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल होता है इसका डेनियल सेल। गैल्वानिक सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जिंक मेटल का रॉड लिया है और इसको
जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया है और ये 1 मोलर सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक मेटल रॉड और सॉल्यूशन में उसके आयंस, जिस मेटल का रॉड है सॉल्यूशन में जिंक +2 आयन है, जिंक मेटल उसी का आयन, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ये एक इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड। सिर्फ इस मेटल रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं बोलते, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। एक दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग कॉपर का लेते हैं। यहाँ पे कॉपर और सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर +2 होगा और ये कॉपर सल्फेट जो लिया गया ये भी 1 मोलर लिया गया है। ये क्या है इसकी बात करते हैं। जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये क्या है इसकी बात की जाएगी। एक्सटर्नली इनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वायर और यहाँ बीच में लगा दिया एक वोल्टमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये एक कंपाउंड होता है अगर करके, अगर एक कंपाउंड होता है उसका बना होता है सॉल्ट ब्रिज। अगर क्या होता है, एक जिलेटिनस सॉलिड होता है, जेल टाइप का सॉलिड, मतलब ना वो पूरा सॉलिड कहलाएगा ना वो पूरा लिक्विड कहलाएगा। जेल समझते हैं, जेल टाइप का इसलिए लिया जाता है सो दैट वो लिक्विड के फॉर्म में निकल के बाहर ना आ जाए। इसका काम क्या है, क्यों, ये अभी बताते हैं। यहाँ पे हमने एक वोल्टमीटर लगाया है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पहले कनेक्शन नहीं था, ये ऐसा था, कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश नहीं किया था। तो जैसे ही कनेक्शन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पे, तो हमें इस वोल्टमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा 1.1 वोल्ट का। एक डिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है 1.1 वोल्ट का। मतलब क्या है, हमें इस कॉम्बिनेशन से हमने एक सेल बनाया, ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके, और इस कॉम्बिनेशन से हमें एक पोटेंशियल मिल रहा है 1.1 वोल्ट का। मतलब इस सेल का ईएमएफ कितना हो गया, तो 1.1 वोल्ट। होता क्या है, जब भी आप किसी सब्सटेंस को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो या तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है या फिर वो रिड्यूस होना चाहता है। दोनों में से कोई एक टेंडेंसी डेवलप होती है। जैसे यहाँ देखा गया कि जिंक की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। मतलब क्या कि जिंक ये जो अभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल रॉड को दे देगा और जिंक +2 बना के सॉल्यूशन में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ पे टेंडेंसी देखी गई है कि सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 है वो जाता है इस मेटल सरफेस पे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। मतलब यहाँ पे टेंडेंसी रिडक्शन की देखी जाती है। इसके चारों तरफ कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जा रहा है, तो एक तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बात का ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा, चाहे वो किसी भी तरह का सेल हो। क्या याद रखना है, हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पे और हमेशा रिडक्शन कैथोड पे। तो यहाँ पे टेंडेंसी किस चीज़ की है, तो यहाँ पे टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है, मतलब ये एनोड होगा। तो एनोड कैसा चार्ज हो गया, तो निगेटिवली चार्ज्ड। और यहाँ पे टेंडेंसी रिडक्शन की है, ये कैथोड हो गया, और कैथोड कैसा हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो कि हम लोगों ने लिखा था। तो एनोड निगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इन दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। वही पोटेंशियल डिफरेंस हमें 1.1 वोल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। बट ये जो पोटेंशियल हमें 1.1 वोल्ट देखने को मिला है, ये तुरंत ही 0 हो जाएगा अगर हम लोग ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा के रखेंगे। तो अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा के रखेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस तुरंत 0 हो जाएगा।
इनिशियली कुछ दिखाई देगा बट तुरंत ही फिर वो ड्रॉप होके जीरो हो जाएगा। क्यों ड्रॉप होके जीरो हो जाएगा? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पहले जो ये सॉल्यूशन था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज जिंक +2 की वजह से था उतना ही नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयन की वजह से था। बट जब जिंक ऑक्सीडाइज होकर आया तो यहाँ जिंक +2 बना, सॉल्यूशन में जिंक +2 आयन आए, मतलब सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो जाएगा? तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज, ये मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज, यहीं पे खुद एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या यहाँ की बात करें अगर तो यहाँ पे मेटल रॉड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और सॉल्यूशन से कॉपर +2 आयन गायब हो रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, तो यहाँ पे खुद एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब इधर से इधर ले या इधर से इधर ले लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे तुरंत ड्रॉप होके जीरो हो जाएगा। इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कि हमें इस बैटरी से लगातार हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, इस चीज़ के लिए सॉल्ट ब्रिज को लगाना ज़रूरी है। एक्चुअली होगा क्या, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जिंक रिलीज़ कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रैवल करके आएंगे यहाँ पे और कॉपर +2 को मिलेंगे। ये ऐसा इस तरह का काम होगा वहाँ पे। और इस तरह का काम होने के लिए मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब करंट सप्लाई हो रही है, करंट क्लोज सर्किट में मूव करती है। क्लोज सर्किट में मूव करने के लिए एक पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश होना जरूरी है। पूरा कनेक्शन कौन इस्टेब्लिश करेगा? तो सॉल्ट ब्रिज। मतलब ये सॉल्ट ब्रिज का दूसरा काम हो गया। सॉल्ट ब्रिज के दो काम। पहला काम अभी हम लोग क्या देखे कि हम लोग को रेगुलर सप्लाई मिलती रहे, रेगुलर वोल्टेज मेंटेन रहे, पहला काम तो ये। दूसरा काम सर्किट को कंप्लीट भी कौन कर रहा है? तो सॉल्ट ब्रिज। इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट कर रहा है? तो सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज ये करता कैसे है? सॉल्ट ब्रिज ये काम कैसे करता है कि इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर देता है। भाई वहाँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर गए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी है कि ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिलीज हो रहे थे वही ट्रैवल करके उधर चले गए। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पे तो आयन है, तो ट्रैवल कौन करेगा यहाँ पे? तो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज में जो जिलेटिनस सॉलिड अगर है उसमें हम लोग एक सॉल्ट मिला देते हैं। उस सॉल्ट से हमें आयन मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने NaNO3 सॉल्ट ले लिया उसमें, तो हमें उससे Na+ आयन मिलेगा और NO3- आयन मिलेगा। जो आयंस हैं इस सॉल्ट के वो ट्रैवल करते हैं। मतलब ये वाला सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो जा रहा है? तो पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाना है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं चलेगा कि इसको उधर जाना है कि इसको इधर आना है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर उधर ही रखना है तो इस सॉल्यूशन को हमें न्यूट्रल रखना पड़ेगा। न्यूट्रल रखने के लिए इसमें या तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसको हटा दें या फिर नेगेटिव चार्ज ऐड कर दें। तो नेगेटिव चार्ज हम लोग ऐड कर देते हैं। जो NO3- आयन हमने सॉल्ट ब्रिज में लिया है वो ट्रैवल करके यहाँ आ जाता है, वो ट्रैवल करके इस सॉल्यूशन में चला आता है। जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। या फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब हो रहा है तो Na+ आयन इसमें से ट्रैवल करके यहाँ आ जाता है, सो दैट ये वाला सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये आयंस रख रहे हैं और साथ ही Na+ आयन इधर मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है या नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। तो देखिए एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव किया और फिर ऐसे मूव कर दिया, तो एक सर्किट यहाँ पे फिर कंप्लीट हो गया। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये आयन काम आए और ये आयन दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रख रहे हैं। तो सॉल्ट ब्रिज सिर्फ एक पर्पस या दो पर्पस पूरा नहीं कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज एक साथ 3 पर्पस पूरा कर रहा है। क्या क्या पर्पस? पहला पर्पस तो ये कि इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है इन आयंस के थ्रू। दूसरा काम क्या कर रहा है? इन दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रख रहा है। और तीसरा काम क्या कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है कि हमें इससे रेगुलर सप्लाई मिलती रहे, रेगुलर हमें इससे पोटेंशियल मिलता रहे। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। तो इसको वहाँ पे नोट भी करेंगे। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखिए। पहला फंक्शन लिखिए फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज में। इसको ड्रॉ करना है पहले, वैसे उसके बाद लिखना है। तो एक बार वीडियो पॉज करिए, इसको पहले ड्रॉ करिए।
ड्रॉ करने के बाद अब लिखिए वहाँ पे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन लिखिए, इट एंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ वोल्टेज। इट एंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ वोल्टेज। दूसरा फंक्शन लिखिए, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट। इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट। तीसरा फंक्शन लिखिए, इट कीप्स सॉल्यूशंस इन बोथ द कंपार्टमेंट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट कीप्स सॉल्यूशंस इन बोथ द कंपार्टमेंट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलिए, तो ये फंक्शन हो गया सॉल्ट ब्रिज का। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि हम लोग इस सॉल्ट ब्रिज में कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं। जो सॉल्ट हम लोग ले रहे हैं उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए, तभी उसको हम लोग यहाँ यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग उसको यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। फीचर्स क्या होने चाहिए, जैसे यहाँ पे NO3 माइनस आयन आ रहा था, यहाँ पे Na प्लस आयन आ रहा था। ऐसा ना हो कि वो आयन्स यहाँ आके खुद ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये सेल बनाया है जिंक के ऑक्सीडेशन के लिए और कॉपर प्लस 2 के रिडक्शन के लिए, तो इससे जो आयन्स मिलेंगे उनमें से किसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में पार्टिसिपेट ना करे, पहला। दूसरा, यहाँ आके वो आयन्स ऐसा ना हो कि किसी से रिएक्ट कर जाए, केमिकल रिएक्शन कोई कर जाए, कुछ प्रेसिपिटेट बना दे, ऐसा भी ना होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इन आयन्स का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, जिंक +2 का या कॉपर +2 का, और अगर इनका कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो सेल का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे, बट जो आयन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करें, वो किसी केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट ना करें, मतलब वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए इन दोनों सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, जैसे जिंक +2 यहाँ पे आ रहा है और कॉपर +2 यहाँ से गायब हो रहा है, तो इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए और इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए यहाँ पे निगेटिव आयन आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ रहा था। सपोज करिए निगेटिव आयन जो आ रहा है यहाँ पे वो तेजी से आ गया और जो पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है, तो अगर ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा तो ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जिंक जितना ऑक्सीडाइज होगा उतना ही कॉपर यहाँ रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ट्रैवल करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन जिंक यहाँ रिलीज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ आएंगे। तो अगर ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये नहीं रह पाएगा अगर दोनों की स्पीड डिफरेंट हुई, कोई अगर एक तेज आया कोई धीरे आया तो कोई एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। और अगर कोई भी एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा किसी टाइम पे तो ये सेल प्रॉपरली काम नहीं करेगा, कुछ हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियल्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो किधर करना है ये तो यही यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिसाइड करेगा ना, यही पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड कर रहा है। अगर यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, उसको इधर से पुल मिलने लगेगा। तो किसी भी टाइम दोनों सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, और अगर आयंस की स्पीड में डिफरेंस हुआ तो कोई एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, दूसरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, दोनों आयंस सेम स्पीड के साथ सेम अमाउंट में इधर आए। तो आयंस की जो स्पीड होती है उसको बोला जाता है आयनिक मोबिलिटी उसको हम लोग नाम देते हैं आयनिक मोबिलिटी। तो जो आयंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब सॉल्ट का जो एनायन और कैटायन है उसकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो ये फीचर्स हैं उस सॉल्ट के जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में। क्या क्या फीचर्स हैं नोट करेंगे इसको हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज नोट करिए वहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज। पहला लिखिए, इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। It should not participate in any electrochemical change. Second लिखिए, it should be chemically inert.
it should be chemically inert with respect to solutions in both the compartments. With respect to solutions in both the compartments. और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, ionic mobility of both the ions should be same. Ionic mobility of both the ions should be same. अब इसके बाद एक चीज़ लिखिए कि करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तो एनोड से कैथोड। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, तो कैथोड से एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट। इसको एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं, इसको इंटरनल। एक्सटर्नल में कैथोड से एनोड, तो इंटरनल में एनोड से कैथोड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट लिखिए वहाँ पे, करंट फ्लोज फ्रॉम cathode to anode in external circuit and anode to cathode in internal circuit. अगर कभी आपसे पूछा गया कि गैल्वेनिक सेल में करंट का डायरेक्शन बताइए, ये नहीं बोला गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि एक्सटर्नल सर्किट या इंटरनल सर्किट, तो फिर हम लोग एक्सटर्नल की बात करते हैं। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो फिर हम लोग कैथोड से एनोड बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेनियल सेल। रिएक्शन भी हमें लिखना है, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं और फिर रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। इस सेल का सेल रिएक्शन एक होता है, किसी भी सेल में एक सेल रिएक्शन होता है। क्या सेल रिएक्शन है इसका, तो एनोड की अगर बात की जाए तो एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, तो एनोड पे जो जिंक था सॉलिड फेज में, वो ऑक्सीडाइज होके बना लिया जिंक +2 और साथ में निकले 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे जो पोटेंशियल हमें मिला वो होता है 0.76 वोल्ट। ये एक डाटा है, एक फैक्ट वाला डाटा है, ये आगे चल के बात की जाएगी इसकी भी। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, तो कैथोड पे जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बना लिया कॉपर सॉलिड, और इससे जो पोटेंशियल हमें मिलता है वो होता है 0.34 वोल्ट। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें सेल रिएक्शन मिलेगा। सेल रिएक्शन क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, नेट क्या बचेगा हमारे पास, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस। इससे हमें मिल रहा होगा जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, और इस सेल से नेट जो पोटेंशियल हमें मिल जाएगा E0 सेल, तो ये वैल्यू इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये सेल का पोटेंशियल। तो ये रिएक्शन, सेल रिएक्शन आप लोग वहाँ पे लिखेंगे। और ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोई गैल्वेनिक सेल काम करता है। जनरल फंक्शनिंग हमने किसी गैल्वेनिक सेल का हमने देखा है। चलिए, इस चीज़ को वहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ये हो गया डेनियल सेल। याद रखना है कि डेनियल सेल में एनोड किस चीज़ का बना होता है, कैथोड किस चीज़ का बना होता है। आपको क्वेश्चन में कभी भी डेनियल सेल अगर लिख के दिया है तो इसका मतलब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। याद रखना है ये चीज़ कि एनोड किस चीज़ का, कैथोड किस चीज़ का, क्या रिएक्शन एनोड पे, क्या रिएक्शन कैथोड पे, कितना पोटेंशियल, इसका E0 सेल कितना, ये सब याद रखना है हमें। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए वहाँ पे, वीडियो नोट करिए। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि कोई डेनियल सेल बेसिकली किस तरीके से काम करता है, कोई गैल्वेनिक सेल। बेसिक फंक्शन क्या होता है किसी गैल्वेनिक सेल का। अब कुछ टर्म्स होते हैं जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग वहाँ लिखे थे E0 या E0 सेल लिखे थे, तो वो सब क्या है। तो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल E से होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जब भी किसी सब्सटेंस को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं। जैसे यहाँ कोई जिंक मेटल है और यहाँ पे जिंक +2 आयन है,
तो जब भी ऐसा होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है या फिर वो रिड्यूस होना चाहता है। मतलब जैसे सपोज करिए ये जिंक ऑक्सीडाइज अगर होना चाहता है तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा और जिंक +2 बना के ये सॉल्यूशन में चलाएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन ये अपने से दूर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा है। वही अगर इसकी टेंडेंसी रिडक्शन की हुई तो जिंक +2 जो सॉल्यूशन में ये जाएगा यहाँ पे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो चाहे टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की हो या टेंडेंसी रिडक्शन की हो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का एक डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है। या तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से पुश कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का एक डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है, या तो दूर, मतलब या तो इससे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन या इसकी तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन कब क्रिएट होगा, किसी चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन कब क्रिएट होगा, तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, अदरवाइज चार्ज मूव नहीं करेगा। इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हुआ है। किसके बीच जनरेट हुआ है, तो इस मेटल रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी की वजह से जनरेट हुआ है तो उसको नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर वो पोटेंशियल रिडक्शन की टेंडेंसी की वजह से जनरेट हुआ है तो उसको नाम दिया जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। इसको लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन, इसको लिखा जाएगा ई रिडक्शन। तो ये हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वहाँ पे लिखना क्या है, 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। एक तो सीधा सिंपल सा तरीका क्या हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने का, कि इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या दूसरा तरीका हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड when dipped in solution of its own ions। अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में जब डिप करेंगे तो किसी सब्सटेंस की कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की। टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। या रिड्यूस होने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये वाला डेफिनेशन लिखते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। लिखिए, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस to get oxidized or reduced when dipped in solution of its own ions। लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, if tendency is of oxidation then oxidation potential ब्रैकेट में E oxidation and if tendency is of reduction then reduction potential ब्रैकेट में E reduction। लिख लिया। चलिए अब एक टर्म होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ डिफरेंट नहीं है ये, बस इसमें होता क्या है कि हम लोग अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मतलब कि केल्विन में अगर जाए तो 298 केल्विन होना चाहिए। कोई अगर आयन है वहाँ पे तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, और अगर कोई गैस है वहाँ पे तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए। इसी को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 atm ले लेते हैं। तो
इस कंडीशन में किसी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कंडीशन ये नहीं है, कुछ डिफरेंट है, तब उसको सिंपली क्या बोला जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट अगर इस कंडीशन में हम लोग किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन वाला है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन वाला है तो उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिखिए वहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए, पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन वहाँ पे नोट कर लेना है। चलिए नोट कर लिया इसको। तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, E फॉर जिंक और एक सिंगल लाइन दिखेगी और फिर ऐसा लिखेगा। तो ये क्या है, जिंक से जिंक प्लस 2, जिंक कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे जिंक प्लस 2 में, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। यहाँ E है तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, कौन सा पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पे, कौन सा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। या ऐसे लिखा गया E नॉट फॉर कॉपर प्लस 2 से कॉपर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड कौन सा पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 2। या E नॉट फॉर H2 से H प्लस, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज होता है, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो जस्ट निगेटिव होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल के, या जो उसका E नॉट ऑक्सीडेशन होगा वो जस्ट नेगेटिव होगा उसके E नॉट रिडक्शन के, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। जैसे बोला गया E नॉट फॉर जिंक से जिंक प्लस 2, तो इसको हम लोग माइनस ऑफ E नॉट फॉर जिंक प्लस 2 से जिंक ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये सिंपल सा क्या है कि देखने वाली चीज़ है। जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, यहाँ ये 0 वोल्ट पे, ये 2 वोल्ट पे है, तो यहाँ से यहाँ 2 ज़्यादा है, अगर यहाँ से यहाँ देखें तो 2 कम होगा। तो पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, वो आपके देखने के तरीके पे है। तो अगर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या दिखाई देगा, तो रिडक्शन दिखाई देगा। तो अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है तो रिडक्शन नेगेटिव में दिखाई देगा, और वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। तो ये चीज़ एक दूसरे का जस्ट नेगेटिव होते हैं। ये E नॉट के लिए भी एप्लीकेबल है या फिर E के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस चीज़ को वहाँ पे नोट करिए, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ E रिडक्शन, या फिर E नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट रिडक्शन। चलिए अब आते हैं सेल पोटेंशियल पे। इसको हम लोग ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि जो एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग वोल्टमीटर लगाए थे उसमें जितने का डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा वही कहलाएगा उस सेल का सेल पोटेंशियल। एक तो सिंपल तरीका ये हो गया। या फिर एक दूसरा तरीका हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेल का काम क्या है, तो सेल का काम है हमें करंट सप्लाई करना। करंट सप्लाई करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहे थे, तो एनोड से कैथोड। तो किसी सेल की एबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की, एबिलिटी इस चीज़ की जितनी ज़्यादा होगी उस सेल का पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स
इन आउटर सर्किट। एबिलिटी जितनी ज़्यादा इस चीज़ की, सेल का पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा। तो यही डेफिनेशन भी हम लोग लिखते हैं वहाँ पे, लिखिए द एबिलिटी ऑफ अ सेल to push the electrons through outer circuit is called cell potential। देखा, अगर यही सेल पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हम लोग लिखे थे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर कर लिया जाए तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट सेल से, ठीक है, उसको बोला जाता है ई नॉट सेल। अब अगर किसी सेल के लिए आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, कभी भी किसी सेल के लिए आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, सेल दो चीज़ों से मिलके बना है, दो इलेक्ट्रोड से मिलके बना है, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होगा। तो जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, जो एनोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड से हमें एक पोटेंशियल मिलेगा जो कि उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस का ई नॉट, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा तो उससे एक पोटेंशियल मिलेगा, उसका ई नॉट रिडक्शन होगा वो वैल्यू। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल। या ये चीज़ ई सेल के लिए भी एप्लीकेबल है। ई सेल को हम लोग लिख सकते हैं ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन। ये चीज़ ई नॉट के लिए भी एप्लीकेबल है या फिर ई के लिए भी एप्लीकेबल है। सिंपल से इसको ऐसे याद रखिए कि सेल है, इसका मतलब दो चीज़ें हैं वहाँ पे, एक ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हो रहा है और एक रिडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस का पोटेंशियल प्लस रिडक्शन वाले प्रोसेस का पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल अगर हमें निकालना हो तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इस चीज़ को वहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे अच्छा, सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। IUPAC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डेनियल सेल था उसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डबल लाइन के इधर जो लिखा होता है ये एनोडिक कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और डबल लाइन के इधर जो लिखा होता है ये कैथोडिक कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एनोडिक लेफ्ट साइड में और कैथोडिक राइट साइड में। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये जो सिंगल लाइन आप देख रहे हैं, ये सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री मतलब अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग फेज में है तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन, जैसे ये सॉलिड फेज में, ये एक्वस फेज में है तो एक सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे। ये एक्वस फेज में, सॉलिड फेज में तो एक सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है, तो जिंक से जिंक +2 बन रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है। जो आयंस होते हैं उसके नीचे उनका कंसंट्रेशन भी हमें शो करना होता है IUPAC के अकॉर्डिंग। तो IUPAC का सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इस तरीके से हम लोग मतलब किसी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे इस सेल का हमें ई सेल या ई नॉट सेल लिखना है, तो ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो जिंक से जिंक +2 बन रहा है, तो ई नॉट फॉर
जिंक से जिंक +2 ई नॉट ऑक्सीडेशन हो गया, प्लस रिडक्शन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, तो ई नॉट फॉर कॉपर +2 से कॉपर, ये इस सेल का ई नॉट सेल हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू आपको दे दी गई है क्वेश्चन में, तो हम लोग इस सेल का ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए से A+2 एक्वस, ए सॉलिड फेज में है और डबल लाइन दिया गया है, B+3 एक्वस से बन रहा है बी सॉलिड फेज में। ई नॉट हमें बता दिया गया है, ई नॉट ए से A+2 का 0.5 वोल्ट है और ई नॉट बी से B+3 का 0.2 वोल्ट है। बोला गया इस सेल का ई नॉट सेल कैलकुलेट करिए, तो इस सेल का ई नॉट सेल अगर निकालना है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो ए से A+2 बन रहा है तो उसका ई नॉट आएगा, ए से A+2 का ई नॉट, प्लस रिडक्शन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो B+3 से B बन रहा है तो उसका ई नॉट आएगा, ई नॉट फॉर B+3 से B, ये हो गया ई नॉट सेल। ई नॉट फॉर ए से A+2, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया, 0.5 वोल्ट, प्लस ई नॉट B+3 से B, लेकिन हमें B+3 से B का ना देके B से B+3 का दे दिया गया, हमें इसका ऑक्सीडेशन दे दिया गया, जबकि हमें क्या चाहिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं जस्ट एक दूसरे का निगेटिव होते हैं, हमें B+3 से B का चाहिए तो कितना हो जाएगा, तो -0.2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 0.3 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग सेल का ई नॉट सेल निकाल सकते हैं अगर हमें ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन पता हो, मतलब जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके ई नॉट पता हो तो ये तरीका होता है। इसको IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन करके वहाँ पे लिख लीजिएगा और इसके बारे में और आगे चीज़ें हम लोग देखते चले जाएंगे जैसे जैसे आती चली जाएंगी। अभी के लिए IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन करके इस चीज़ को वहाँ लिख लीजिए और अगर नोट करना चाहें तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखा जाए। ये जो पोटेंशियल वर्ड होता है, ये पोटेंशियल वर्ड एक रिलेटिव टर्म होता है, सुना ही होगा आप लोग। कोई भी वर्ड पोटेंशियल वर्ड कहीं भी इन्वॉल्व हो तो वो एक रिलेटिव वर्ड हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी हो तो वो रिलेटिव होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे mgh बताया जाता है तो वो रिलेटिव होता है। ग्राउंड पे उसके लिए रेफरेंस लेते हैं कि 0 होगा तब h हाइट पे बताते हैं mgh होगा। अगर ग्राउंड वाला रेफरेंस चेंज कर दे तो h हाइट पे भी एनर्जी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल वर्ड एक रिलेटिव वर्ड है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप कभी भी नहीं निकाल सकते। तो हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो भी रिलेटिव ही होगा, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वो भी किसी के रिलेटिव निकाला जा रहा है। अब बात ये है कि किसके रिलेटिव निकाला जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं। एक हम लोग क्या बनाते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इसको देख लेते हैं। पहले वहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। So it is calculated with the help of a reference. Hydrogen, standard hydrogen electrode is assumed to be reference electrode. Standard hydrogen electrode is assumed to be reference electrode. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होता है, वो आगे चल के उसकी बात करेंगे। चलो देखा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा।
इस शेप का कुछ है, सो दैट यहाँ पे हम लोग गैस को कलेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होता है, यहाँ पे उसके लिए इनलेट या आउटलेट जो भी हम लोग बनाना चाहें, ये सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे हम लोग एक इनर्ट मटेरियल का प्लेट यूज़ करते हैं। जनरली वो इनर्ट मटेरियल प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, प्लैटिनम वाइट होता है, प्लैटिनम ब्लैक होता है। तो प्लैटिनम ब्लैक का यूज़ किया जाता है एक मेटल प्लेट, या प्लैटिनम वाइट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं और यूज़ करते हैं। एक्चुअली प्लैटिनम ब्लैक काफ़ी कॉस्टली होता है, प्लैटिनम वाइट उतना कॉस्टली नहीं है। तो प्लैटिनम वाइट का एक प्लेट बना लेते हैं और उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं प्लैटिनम ब्लैक की, सो दैट कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। या हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट या फिर आउटलेट होता है। ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये जो H2 गैस यहाँ पे है, ये आएगा इस मेटल सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस मेटल रॉड को दे देगा और सॉल्यूशन में H+ के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हो गया। वही अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो ये जो H+ आयन सॉल्यूशन में है, ये जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा मेटल प्लेट से और H2 गैस बना के यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। तो इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लें, मतलब इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लें, इसका प्रेशर 1 atm ले लें और टेम्परेचर वहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, तो इस कंडीशन में ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमने इसके लिए पोटेंशियल अज्यूम कर लिया है कि 0 होगा। E0 फॉर H2 से H+ इज इक्वल टू 0, ये हमने अज्यूम कर लिया। E0 H2 से H+ का 0 है तो उसका माइनस करेंगे तो भी 0 रहेगा, मतलब E0 फॉर H+ से H2 भी 0 ही होगा। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है, एक रेफरेंस हमने ले लिया है। तो वहाँ पे आपको लिखना है इट्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल हैज़ बीन असाइंड अ वैल्यू ऑफ 0 वोल्ट। और फिर इस चीज़ को नोट कर लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, इस चीज़ को ड्रॉ करके इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो वो हम लोग इसके हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें निकालना है, सपोज करिए जिंक का पोटेंशियल हमें निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे। जिंक और सॉल्यूशन में जिंक +2 आयन है, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, मान लेते हैं। एक वोल्टमीटर लगा दिया, इससे कनेक्ट कर दिया और बना दिया एक सेल, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा के। सॉल्ट ब्रिज लगा के एक सेल बन गया। इस वोल्टमीटर में हम लोगों ने डिफ्लेक्शन देख लिया, कितने वोल्ट का डिफ्लेक्शन है, तो हमें इसका क्या पता चल गया, E0 सेल। अच्छा, अब इस सेल दो चीज़ों से मिलके बना है, एनोड और कैथोड। कौन एनोड है कौन कैथोड है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये करंट के डायरेक्शन से हम लोग पता लगा सकते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या है उससे पता चल जाएगा। जैसे सपोज करें करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इसका मतलब ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। अगर ये एनोड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो E0 सेल लिखाएगा, E0 फॉर जिंक से जिंक +2 प्लस E0 रिडक्शन, मतलब E0 यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, H+ से H2 बन रहा है। और ये वैल्यू हमने असाइन कर रखी है 0, तो जो इस सेल का E0 सेल है वही इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो ये तरीका है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो। अच्छा, ये जो प्लैटिनम हम लोग यहाँ पे लिए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, क्यों लिया गया था, सो दैट सरफेस हमें मिल सके जहाँ पे रिएक्शन हो सके। क्योंकि H2 को H+ में कन्वर्ट होना है या H+ को H2 में कन्वर्ट होना है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सरफेस पे अपने आप ऐसा होने लगेगा। ये मेटल जो लिया गया है ये सरफेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे H2 जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे के H+ बना सके या H+ जाके इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना सके। हाँ, लेकिन ये खुद किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इसीलिए इनर्ट मटेरियल का बनाया जाता है। तो इसका काम बस इतना है कि ये सरफेस प्रोवाइड कर सके जहाँ पे रिएक्शन हो सके। खैर, चलिए, तो ये चीज़ हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, और हम लोग ई नॉट सेल कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें ई नॉट ऑक्सीडेशन पता हो या ई नॉट रिडक्शन पता हो। डाउट्स बहुत सारे हो रहे होंगे, बट स्टार्टिंग है चैप्टर का, तो अभी एक अलग सा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी पहले सुनी ही नहीं है, तो बहुत सारे डाउट्स मन में हो रहे होंगे, बट रखे रहिए उनको। धीरे धीरे आगे चल के चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, ये चीज़ें आगे चल के क्लियर होती चली जाएंगी।